नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बीएससी इंडिया की इंटरव्यू सीरीज बियॉन्ड द क्लासरूम में आपका स्वागत है, जहाँ हम किताबों, पाठकों और पुस्तक संस्कृति से जुड़े व्यक्तित्वों से संवाद करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं विचार प्रकाशन के फाउंडर श्री अमित उपाध्याय जी। किताबें केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होती, बल्कि वे समाज के विचार, संस्कृति और चेतनाओं को भी आकार देती हैं। ऐसे में प्रकाशकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की इस विशेष बातचीत में हम श्री अमित उपाध्याय जी से उनके प्रकाशन संस्थान की यात्रा, इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री की चुनौतियां, पढ़ने की संस्कृति, नए लेखकों और पुस्तकों के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस सार्थक संवाद को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे आपके बारे में और आपके प्रकाशन संस्थान के बारे में जानना चाहूंगी। विचार प्रकाशन की शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई थी और इसकी शुरुआत श्री भुवनेश्वर उपाध्याय जी की पहली किताब प्रेम प्रक्रिया से हुई। जी प्रकाशन को की शुरुआत करने का जब हमने विचार किया, जब हम लोग बैठे, हमारी चर्चाएं होती थी, जी तो सबसे बड़ी एक समस्या जो हमें लगी पब्लिकेशन इंडस्ट्री में वो ये थी कि लेखकों को इंतज़ार बहुत कराया जाता। किसी एक लेखक की जो उसने 2 साल 5 साल जो मेहनत की है, जो किताब तैयार की है, जी जी वो जब किसी पब्लिकेशन हाउस में भेजता था तो उसे नहीं पता कि वो कब तक प्रिंट होके आएगी। प्रिंट होना तो दूर की बात है, उसे ये तक नहीं बताया जाता कि वो छपेगी या नहीं छपेगी। जी कई लेखक जो जैसे कुछ वरिष्ठ लेखक हैं, जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ लेखक ऐसे भी रहे कि जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उन्हें पता चला कि प्रकाशन उनकी किताब छाप रहा है। तो ये जी बहुत बड़ी व्यथा थी जो हम लोगों को लगा कि इस पे काम करना चाहिए। जी जी तो हम जब विचार प्रकाशन की शुरुआत कर रहे थे तो हमने इसी मोटो के साथ शुरुआत की है कि हर लेखक महत्वपूर्ण है, जी हर किताब महत्वपूर्ण है। आप किसी एक लेखक को, आप किसी एक किताब को आप फ्रंट पे रख के आप नहीं कर सकते। कि अगर किसी एक किताब को अगर आप एक अहम स्थान दे रहे हैं, ठीक है, मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसके नीचे आप और जो 4 किताबें आप उन्हें नहीं दबा सकते, क्योंकि जी उस जी लेखक ने भी उतनी ही मेहनत की है, उतनी ही दृढ़ता से लिखा है, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ लिखा है। जी, जैसे तो पिछड़े क्षेत्रों से आए जी, जी। हुए कुछ लेखक हो सकते हैं या कुछ ग्रामीण। लेखक ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे प्रकाशन क्लेम करते हैं कि वो ट्रेडिशनली पब्लिश करते हैं। जी ठीक है, आप ट्रेडिशनली पब्लिश करते हैं, आप उनसे कोई किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये केवल एक भ्रम है। किसी न किसी तरीके से लिया सबसे जाता है। जी बट सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो लेखक है, जो नया लेखक है, मान के चलिए कि कोई ऐसा लेखक है, 22 साल का लड़का है, उसने एक किताब लिखी है, अब जी उसे वो पब्लिश कराना है। तो किताब की एक अपनी एक जर्नी होती है, वो एक मैन्युस्क्रिप्ट बनती है, वो प्रकाशक के पास जाती है, वो उसे देखता है, पढ़ता है, उसका रिव्यू करता है। तो कई बार उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। जैसे कितना समय अगर। मैक्सिमम जैसे हम जो समय लेते हैं वो 7 टू 10 डेज़ लेते हैं। एक जो अच्छा 200 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट है उसको पढ़ने, उसका रिव्यू करने में अगर आपके पास एडिटर्स हैं, जी अगर आपके पास एडिटर्स नहीं हैं और अगर आपके पास 100 या 150 मैन्युस्क्रिप्ट हर महीने पहुँच रही हैं, तो आपको जवाब एक मैन्युस्क्रिप्ट का जवाब देने में 6 महीने भी लग जाते हैं। कई बार 1 साल भी लग जाती है, कई बार 1.5 साल भी लग जाती है, कई बार 4-4 साल में जवाब देते हैं प्रकाशक। तो आपको वही है कि रिसोर्स और आपके पास संसाधन रिसोर्सेज़ आपको जुटाने। बढ़ाने पड़ेंगे। जी क्योंकि नया लेखक है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे लिखना नहीं आता, क्योंकि आप कैसे जज कर सकते हो कि उसे लिखना नहीं आता। जी बिल्कुल। आप जब तक उसका रिव्यू नहीं करेंगे, आपके एडिटर्स उस पे काम नहीं करेंगे, तो वो कैसे जज करेंगे उसको। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, आपको जी चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा, आपको समय पर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि उस मैन्युस्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो या तो आप समाधान दीजिए कि इस तो मैन्युस्क्रिप्ट में सुधार शुरुआत। कीजिए आप और हमें दोबारा भेजिए। अब आप 2 साल बाद उसको बता रहे हैं कि इसमें सुधार करना है, हाँ, वो बहुत तो ये ज़्यादा कैसे लंबी इम्पॉसिबल अवधि होगा है। उसके जी लिए? क्योंकि उसने जिस माइंडसेट के साथ आज वो किताब लिख रहा है, 2 साल बाद ज़रूरी थोड़ी है कि उसका माइंडसेट वही रहे। हाँ, रेलेवेंस चीज़ों की बदलती रहती है आज मैं समय साथ यहाँ में। दिल्ली में बैठा हूँ, जी मैं कल थोड़ी ना यहाँ रहूँगा, कल मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊँगा। जी बिल्कुल सही तो बात है मेरी आपकी। थॉट प्रोसेस, मेरे जो आस-पास का एटमॉस्फियर है वो भी बदल जाएगा। जी तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी लेखक के लिए। तो तो यही आपको सोच के आपने जी, शुरुआत जी, कि की। हर लेखक महत्वपूर्ण है, हर किताब महत्वपूर्ण है। जी, तो इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में आने की आपको जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? एक कोई व्यक्तित्व रहा या कुछ कोई सामाजिक क्या बात रही होगी जिससे आपको ये प्रेरणा मिली कि। मेरे पिताजी हिंदी के लेक्चरर रहे हैं, जी, तो
7th या 8th क्लास में था जब उन्होंने वो पहली पुस्तक मुझे दी, जिसका नाम था किनारे के पेड़, जो आदरणीय मुकुट बिहारी सरोज जी ने लिखी थी। जी। और उसकी कविताओं से एक साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। मेरे बड़े भाई श्री भुवनेश्वर उपाध्याय जी, जो विचार प्रकाशन के एडिटर इन चीफ हैं, अच्छा। तो वो 1999 में से उन्हें लिखना स्टार्ट किया। जी। घर पे अक्सर साहित्यिक चर्चाएं होती रहती थी। वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ समीक्षक आते थे, काव्य गोष्ठियाँ होती थी। तो उन सब के मुंह से एक आवाज़ हमेशा निकलती थी कि वो प्रकाशक का जवाब नहीं आया। 2 साल हो गए हैं पुस्तक को भेजे हुए, जवाब नहीं आया। पोस्ट कार्ड भेजे 4, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी रिप्लाई नहीं दिया। तो वो एक थॉट प्रोसेस वो काफ़ी सालों से डेवलप थी कि इस क्षेत्र में काम करना है, सुधार, कुछ तो सुधार करना है, क्योंकि अगर हम ही सुधार नहीं करेंगे तो किसी न किसी को तो लेना पड़ेगा। तो वो हमने वो कॉल जी, लेना वही कि पहली सही प्रेरणा समझा। परिवार से आती है। जी। तो शुरुआती दौर में सबसे बड़ी क्या चुनौतियाँ रहीं और कैसे आपने उनका सामना किया? मतलब शुरुआत में, क्योंकि रिसोर्स और वो सब एलोकेशन। देखिए, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो हम अच्छे से कर रहे थे स्टार्टिंग से ही। कुछ चीज़ें थी जिन पे हमें काम करना पड़ा, जैसे? जैसे मार्केटिंग सबसे ज़्यादा। आज जो किताब की ज़रूरत है वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मार्केटिंग है। आप जी। किताब को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। किताब की बनावट से लेके, किताब की प्रिंटिंग क्वालिटी से लेके, पेपर जी। क्वालिटी से लेके, किताब कहाँ अवेलेबल है, किताब का पाठक कौन है, किसके लिए वो लिखी गई है, जी। उसे कौन पढ़ेगा, वो सारी चीज़ों को करना, उनका सेगमेंटेशन करना, वो सबसे महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। वो सबसे चुनौतीपूर्ण था। और तो अच्छे से एडवर्टाइज़मेंट का कोई ज़रिया आपने अपनाया हो शुरुआत में, या? देखिए, किताबों की एडवर्टाइजमेंट में सबसे एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। क्योंकि जो किताब पढ़ता है वही उसके बारे में बता सकता है। आप उसका कितना भी अच्छे से एड कैंपेन चला लीजिए, वो किसी मतलब का नहीं रहता है। वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पाठक जब तक किताब को नहीं पढ़ेगा, वो थॉट प्रोसेस अपनी नहीं देगा, वो आप जैसे मुझे कोई किताब अच्छी लगी, जी। मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, इसमें ये कंटेंट है, ये आपको ये तो आप आज नहीं पढ़ोगे, 1 साल बाद पढ़ोगे, लेकिन आप कभी ना कभी जब भी आप किताब पढ़ोगी, आप उसे पढ़ लो। तो रीडर्स बेसिकली हाँ, प्रमोट करते बेसिकली हैं रीडर्स। किताबों को। उसके लिए तो हमने संवाद किए, हमने लेखकों से संवाद किए, जी। हमने पाठकों से संवाद किए, हमारे जो रिव्यूअर्स थे, जो किताबों के रिव्यूज़ करते हैं, हमने उनसे संवाद किए कि आपने किताब पढ़ी है, तो वास्तविकता में वो किताब कैसी थी? आपको किस तरीके का लिटरेचर पसंद आ रहा है? आज का जो यूथ है, वो किस तरीके की किताब पढ़ रहा है? जो जी। मिलेनियल्स हैं, वो किस तरीके की किताब पढ़ना चाहते हैं? उनका क्राइटेरिया क्या है किताब को सिलेक्ट करने का? वो अगर किताब को कवर से सिलेक्ट करते हैं, उसकी भूमिका से पढ़ रहे हैं, या उसकी जो इंस्टाग्राम पे रील हो रही है या हाइप हो रही है, उससे वो उस किताब को पढ़ जी, रहे हैं। सोशल तो मीडिया बहुत उनका इफ़ेक्ट कर क्या रहा है। इंटरेस्ट, उनका रीडिंग ऑफ इंटरेस्ट है, जी। वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। अभी आपने कवर पेज वाली बात कही, जी, मैं भी देखती हूँ जैसे लेखक अपनी किताबें देते हैं जब पब्लिश होने के लिए, तो वो कवर पेज का बहुत ध्यान रखते हैं, इवन कई लोग स्पेसिफिक आर्टिस्ट से भी जी, जी। डिज़ाइन करवाते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं कवर पेज का रोल रहता है कि पाठक किताब की तरफ जाएगा या नहीं? क्योंकि कई बार होता है हम कवर पेज सिर्फ़ देख के भी किताब खरीद लेते हैं। किसी भी पुस्तक के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जी। एक उसका कवर पेज, जी। दूसरा उसका शीर्षक। शीर्षक। कई बार क्या तो होता है कि हम किताब का शीर्षक भी हमें अट्रैक्ट करता है, जी। और प्रथम दृष्टया जो हमारी नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है, जी। तो वो एक अपनी पहचान छोड़ती है। तो पुस्तक का कवर यदि अट्रैक्टिव है, अगर वो कहानी को जस्टिफ़ाई कर रहा है, जी। अगर वो शीर्षक को जस्टिफ़ाई कर रहा है, अब ऐसा नहीं है कि आप किताब में कुछ और है और कवर कुछ और है और उसका शीर्षक कुछ और है। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। एज अ पब्लिशर अगर आप किसी किताब को लेके आ रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तथ्य हैं वो तथ्यात्मक हों। जी। तो कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कवर को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसकी कहानी को जस्टिफाई ना करें, या उसका शीर्षक आप ऐसा कर दें जो उसकी कहानी को ही जस्टिफाई ना कर रहा हो। जी, बिल्कुल सही बात है। तो वो आपको विशेष ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का। आपस में तीनों चीज़ें जुड़ी होनी जी एकदम बिल्कुल, ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो लेखक की डायरी से लेकर पाठक के हाथों तक किताब आने की क्या प्रक्रिया होती है? जैसे अभी आपके पास आती होंगी किताबें, फिर वो पाठकों तक कैसे पहुँचती हैं? बीच में कुछ देखिए, इसकी प्रोसेस एक या?
सीधी सी प्रोसेस है जो करीब 90 दिन का समय लेती है। जी। एक मनुस्क्रिप्ट को किताब मार्केट में आने तक 90 दिन का मिनिमम समय लगता है। जी। सबसे पहले जब हमारे पास कोई मनुस्क्रिप्ट आती है तो हमारे एडिटर से उसका रिव्यू करते हैं। जब उनका रिव्यू होता है तो हमारे जो चीफ एडिटर हैं भुवनेश्वर उपाध्याय जी, वो उन रिव्यूज़ को देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं, उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद उसको डिसाइड किया जाता है कि हम उसे पब्लिश करेंगे या हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे। जी। अगर हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? कहानी खराब है, उसकी भाषा शैली खराब है, या उसकी एडिटिंग खराब है, या क्या समस्या है उसमें, क्या कारण है कि हम उसे पब्लिश नहीं कर रहे हैं? तो हम विदिन 7 to 10 डेज उस राइटर को इन्फॉर्म कर देते हैं। उनके पास मेल मतलब चला जाता, अधिक से अधिक 7-8 दिन में। अधिक से अधिक 10 दिन, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम टू 10 डेज। लेखक को बता दिया जाता है कि आपकी किताब हम पब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? जी। अगर वो उसमें सुधार करना चाहते हैं तो उसमें ये सुधार वो अगर हमें करके देते हैं तो हम उसको पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। अगर वो उसमें सुधार नहीं करेंगे तो वो कहानी हम जस्टिफाई कहानी को हम नहीं लेके आ सकते। जी। हमारे लिए किताब का मतलब होता है कंटेंट ओरिएंटेशन, तो वो किताब में कंटेंट क्या है, कुछ भी नहीं छापना चाहिए। हाँ, नहीं छाप सकते। केवल कॉमर्शियल किताबों को छापना ही काफ़ी नहीं है। आपको कुछ इस तरीके की भी किताबें पब्लिश करनी पड़ेंगी जो सामाजिक परिदृश्य के लिए है, जिनका केवल सामाजिक महत्व हो, भले ही वो बिके ना, कॉमर्शलाइजेशन ना हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सामाजिक परिदृश्य के लिए बहुत जरूरी है। जी। जब हम डॉक्टर सुनीता ठाकुर की स्त्री अनेकता के सामाजिक संदर्भ पब्लिश कर रहे थे जी। तो हमें पता था कि ये किताब वुमेन ओरिएंटेड किताब है, जी। फेमिनिस्ट किताब है, तो इसका पुरुष पाठक नहीं है, कोई भी पुरुष उसको नहीं पढ़ना चाहेगा, जी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप अपनी बुराई पढ़े। जबकि पुरुषों को वो प्राथमिक रूप से पढ़नी प्राथमिक रूप से चाहिए। पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए लिखी गई है, जी। क्योंकि सोच में परिवर्तन पुरुषों की होना है, जी, बिल्कुल। महिलाओं की नहीं। उसके बाद हमने दूसरी किताब पब्लिश की, उन्हीं की सुनीता ठाकुर की, डॉक्टर वो विधान संविधान और महिलाएं, जी। जो महिला अधिकारों की बात करती है। हमने नीलेश पाठक की आयत पब्लिश की, जी। जी। वो माइथोलॉजिकल फिक्शन है, वो एक कमाल की स्टोरी टेलिंग है, जो एक नया कंसेप्ट है कि आप सिनेमेटोग्राफी को भी आप किताबों में लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मूवी ही देखना हो, आप किताब पढ़ के भी मूवी का आनंद ले सकते हैं। जी। जी, तो बिल्कुल। आपको कुछ तो डिफरेंट लाना पड़ेगा। हाँ, वही जैसे प्रेमचंद मेंशन करते हैं कि जी साहित्य बिल्कुल। समाज का आईना होता है, तो ऐसे आ- में हमें ज़रूरत है अगर सामाजिक। आईना आपके सामने रखा है तो वो कुछ तो आपको दिखाएगा। अब वो जी। सही होगा तो सही दिखाएगा, गलत होगा तो सही गलत दिखाएगा, लेकिन किताबें वही काम करती हैं। लेकिन जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल जो लेखक जो लिख रहे हैं जी। उसका सामाजिक परिदृश्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। उनके अंदर एक डर है। किसका डर? अब वो सत्ता पक्ष का डर हो सकता है, वो समाज सत्ता का का? डर हो सकता है, वो उनके आसपास के उनके जो परिवार के लोग हैं उनका डर हो सकता है, उनके दोस्तों का डर हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का डर हो सकता है। क्योंकि एक लेखक का स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से युक्त होना बहुत जरूरी है, वही। क्योंकि वो सच तभी लिख पाएगा जब वो स्पाइन के साथ में लिखेगा, बिल्कुल सही बात है। जब वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा, जी। जब मनुष्य वो समाज बना के समाज से ही बिल्कुल। डरता है। बिल्कुल। तो आज के भारत में जो इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, क्या चुनौतियाँ उसके सामने आ रही हैं भारतीय प्रकाशन उद्योग में? भारतीय प्रकाशन उद्योग में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आई हैं, वो मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, जी। कि वो खुद प्रकाशनों के द्वारा खड़ी की गई हैं। खुद प्रकाशन को जी, कैसे? किताबों को उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो पिछले 2 दशक पहले या 3 दशक पहले मैं अगर बात करूं, जी। तो किताबों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, किताब एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है। लाइक अपर क्लास या कैसे? इसमें क्लास को कैरेक्टराइज मत कीजिए। और उन्होंने कहा कि किताब केवल वो पढ़ सकते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है। ओके। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर हाँ, किताब केवल बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ सकता है तो क्या स्टूडेंट किताब नहीं पढ़ सकता क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी गई है, जी। और वो सबसे ज़्यादा किताब पढ़ने वाला जो वर्ग है वो स्टूडेंट है, युवा आज का। युवा है। जी। आज जो सबसे ज़्यादा किताब पढ़ रहा है वो युवा पढ़ रहा है।
तो डिजिटल माध्यम, ई बुक्स और जी। सोशल मीडिया, आजकल ऑडियो बुक्स, ये सब, आप इसके बढ़ते प्रभाव को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि पुस्तकों को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है, हार्ड कॉपीज या पेपर बुक्स जो हम पढ़ते हैं? तो कि ई बुक्स का इंडिया में इतना मार्केट नहीं है अभी। ई बुक्स उतनी नहीं पढ़ी जाती, हार्डली 1 या 2% लोग होंगे जो ई बुक्स पढ़ते हैं। जी। हार्डबोर्ड और पेपर बैग सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में है। जी। सोशल मीडिया दोनों तरह से काम करती है। वो किताबों के लिए कुछ हद तक अच्छी भी है जी। और कुछ हद तक वो नकारात्मक प्रभाव भी डाल रही है। जी। कुछ किताबों को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया जाता है, कुछ बेहतरीन किताबों को दबा दिया जाता है। जैसे वर्तमान में हम कुछ किताबों के अगर नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं। उनको इतना ज़्यादा हाइप दिया गया कि उसके नीचे कुछ ऐसी किताबें दब गईं जो शायद उनसे बेहतर थीं। आप किसी किताब को मेंशन करना चाहेंगे? जैसे रेत की समाधि करके एक किताब है, जी। बहुत बेहतरीन किताब। उसका एक अपना पाठक वर्ग है, उसका एक अपना कोर है। जी। वो बहुत बेहतरीन किताब है, उसको हर एक जो किताबों से प्रेम करता है वो उसे ज़रूर पढ़ेगा, लेकिन उसकी बात नहीं होती है। हाँ, मैंने भी शायद नहीं उसकी सुना बात है नहीं होती, उतना उस आपने किताब कहीं के पे भी बारे नहीं में। सुना, किसी रील में उसके बारे में नहीं देखा जी। होगा, जी। क्योंकि वो एक अलग तरह की किताब है, वो एक अपनी तरह की किताब है। जी। आज का जो सोशल मीडिया का जो एटमॉस्फेयर है, वो केवल 2 तरह की बात करते हैं किताबों में, जिनमें प्रेम होता है, जी, रोमांस या रोम जी। केवल प्रेम। उसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो सुधा चंद्र की बात इसीलिए करते हैं कि उसमें प्रेम है, वो उसको खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो सामाजिक परिदृश्य में नहीं जाना चाहते। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी आज भी सार्थक है, उनका जितना भी हाँ। लेखन है वो आज भी सार्थक है, आज भी पढ़ा जा रहा है। जी, बिल्कुल। लेकिन चर्चा नहीं होती, फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चा नहीं होती है, हरिशंकर परसाई जी की उतनी चर्चा नहीं होती है। केवल कुछ किताबों का महिमा मंडन कर दिया जाता है। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छा नहीं लिखा, उन्होंने वो बहुत बेहतरीन लेखक है, उन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा है, उन्होंने ऐसा लिखा है जो आज से 500 साल बाद भी वो कारगर होगा, जी। लेकिन सिर्फ उन्होंने ही अच्छा नहीं लिखा है। हाँ। जी, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को केवल उन्हें बड़ा सोशल मीडिया एक्सेजरेट से किया उनको गया है। एक हाइप दी गई जो पब्लिशर्स ने ही दी है। जी। इसमें उन्हें उनको किताब बेचनी थी, हम भी करते हैं, हम भी को हमारी जो कुछ किताबें होती हैं हम उन्हें हाइप देते हैं, उसके लिए पेड प्रमोशंस कराते हैं। तो वो क्या पब्लिशर्स डेलिबरेटली, मतलब बिल्कुल जानबूझ के ये डेलिबरेटली करते हैं, उन किताबों को हाइप देते हैं। लेकिन किताब, आप एक किताब को एक हद तक हाइप दे सकते हो, जी। 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसे मार्केट में लेके रख सकते हो, लेकिन जब वो पाठकों तक पहुंचती है, पाठक उसे पढ़ता है, जी। तो वो जब कैमरे के से अपार्ट वो उसका रिव्यू देता है, वो किताब के लिए जरूरी होता है, ऑफ कैमरा बातें जो होती हैं वो वो ज़रूरी सबसे है। महत्वपूर्ण होती है, जी। क्योंकि जी। उन वो किताबों को एक दूसरे पाठक तक पहुंचाने के लिए कारगर होती है। हाँ, शायद मैं अगर पीछे किसी अपने दोस्त को बताऊँगी तो शायद सही बताऊँगी कि डेफिनेटली। पढ़नी चाहिए। जी। जी। आजकल एक और चैलेंज लाइक पब्लिशिंग हाउसेस और राइटर्स दोनों ही फेस कर रहे हैं, वो है पायरेटेड बुक्स। जी। तो वो कैसे अफेक्ट करती है? मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं राइटर्स को और पब्लिशर्स को, स्पेशली जब रॉयल्टी की बात आती है कहीं ना कहीं, तो पायरेटेड बुक्स जो रीडर्स तक आसानी से पहुंच जाती हैं, जी। तो वो कैसे? देखिए पायरेटेड बुक्स नो डाउट पब्लिशर के लिए और राइटर्स के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि एक लेखक, इंडिया का जो 85% लेखक है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। जी। केवल 5 या 10% ही लेखक हैं जो एक अपर मिडिल क्लास या एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते जी। हैं। जी। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पायरेटेड कॉपीज मार्केट में आती हैं, तो उससे ना तो लेखक को कभी कुछ फ़ायदा होता है और ना उस पब्लिशर को कोई फ़ायदा होता है। जी। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि आप जेन्युइन किताबें खरीदें और वहीं से खरीदें जो ऑथेंटिक बुक स्टोर है, ऑथेंटिक चैनल हैं, आप वहाँ से ही किताबों को परचेज करें, जिससे जो लेखक है उसको उसका हक मिले। तो पायरेटेड किताबों का पता कैसे मतलब चलता है? क्वालिटी से पता चलता है वो आप। क्वालिटी से जी, पता चलता है। क्योंकि जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, जी। क्योंकि वो हमेशा कॉस्टली होती हैं। पायरेटेड की कंपेरिजन में पायरेटेड होंगी कंपैरिजन में वो। वो कॉस्टली होगी, क्योंकि उनकी जी। क्वालिटी बेहतरीन होगी, उनकी उनकी पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो एक समय लेती हैं, उनकी एक प्रोसेस होती है। जी। और जो पायरेटेड बुक्स होती हैं उन्हें इमीडिएटली छापा जाता है, तो उनमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स नॉर्मली होती हैं,
उनमें उनकी कवर की क्वालिटी, उनकी पेपर की क्वालिटी, वो सारी कुछ उतनी उस लेवल की नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती। वो क्वांटिटी पे वो ज़्यादा काम जी, करते हैं। जी। अभी युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को डेवलप करने के लिए क्या जी, प्रभावी कदम हो सकते हैं? क्योंकि आजकल देखें तो भारत की जनसंख्या मुझे लगता है 50% युवा हैं, तो जी। पढ़ने की कल्चर उनमें कैसे रीडिंग हैबिट डेवलप की जा सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसके लिए ये जो हमारी आने वाली यंग जो जनरेशन है या जो अभी युवा हैं, जी, हर घर में एक किताबों का कोना होना चाहिए। जी, एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे किताबें हों। माँ-बाप को किताबें बच्चों को खरीद के देनी होंगी। अगर एक 5 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा अगर किताब पढ़ता है, जी, तो वो जो उसकी जो एनर्जी होती है, वो उसे चैनलाइज़ कर सकता है। वो उस किताब के साथ अपना समय बिता सकता है। तो बाकी सारी चीज़ों से वो दूर तो रह सकता है। तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। वो एक दिन में नहीं आती। जी, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी किताब पढ़ेंगे। जी, वो अगर आपको देखेंगे कि आप दिन में 1 घंटे किताब लेके बैठे हो, तो कहीं न कहीं वो भी 1 घंटे के दिन में किताब लेके बैठे हैं। वो आज नहीं बैठेंगे, वो कल बैठेंगे। जब उनके पास समय होगा तब वो पढ़ेंगे। जी। तो ये एक माँ-बाप को ही डेवलप करना। तो ऐसे में मुझे लगता है एक अलग से चिल्ड्रन बुक्स का भी मुझे लगता है पब्लिश बिल्कुल, होती होंगी बिल्कुल, चिल्ड्रन बिल्कुल आती बुक्स। हैं। बहुत सारी आती हैं। जैसे हमारी एक किताब है बच्चे होते फूल से। जी, वो मनोज जैन जी की ने लिखी है। बहुत बेहतरीन बाल कविताएँ हैं उसमें। जी। तो वही है कि बच्चों के लिए भी बिल्कुल आती हैं। किताबें छपती रही हैं। आगे मैं जानना चाहूँगी कि नए लेखकों की सबसे सामान्य गलतियाँ लाइक क्या किस तरीके की, जैसे आजकल युवाओं में लिखने का शौक है। जी, जी। मोस्टली हमें लोग मिल जाते हैं कि मैं लिखता हूँ। तो युवा जो लिख रहे हैं आजकल, उनमें क्या त्रुटियाँ या गलतियाँ आप इन जनरली उनकी स्क्रिप्ट्स में देखते हैं? आजकल के जो युवा लेखक हैं, वो जो लिख रहे हैं, वो बिना पढ़े लिख रहे हैं। हाँ। वो पढ़ नहीं रहे हैं। जी, वो एक महत्वाकांक्षा के साथ में लिख रहे हैं। किसी भी चीज़ को लिखने से पहले 3 चीज़ों का बहुत विशेष ख्याल रखा जाता है। जी, एक तो होता है वो लेखक की संवेदनशीलता। एक 21 साल के लड़के को अगर लिखना है, जी, तो उसे चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा। उसे संवेदनशील होना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि उसके आस-पास क्या चल रहा है। उसको जी, महसूस करना पड़ेगा। उसके बाद वो लिख पाएगा। दूसरी चीज़ वो जो साहित्य पढ़ रहा है, अगर वो जो साहित्य वो पढ़ना चाहता है या जो उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसे पढ़िए, उसमें शब्दकोश कितना है? जी, क्योंकि जो नए लेखक जो लिख रहे हैं, उनके पास शब्दकोश की बहुत कमी है। जी। क्योंकि जब शब्दकोश की कमी होती है, तो रिपिटेशन बहुत होता है। किताबों में पृष्ठ भी कम है। पृष्ठ भी कम हो गए हैं, प्लस उनमें शब्दों की रिपिटेशन बढ़ गई है। एक ही शब्द का जी, बहुत बार यूज़ किया जा रहा है। एक ही लाइन को बार-बार लिखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास शब्दकोश ही नहीं है। क्योंकि जी। शब्दकोश आपके पास तब आएगा जब आप आधुनिक हिंदी पढ़ेंगे। बहुत सीमित हो गया है। बहुत सीमित हो गया है। क्योंकि पहले उर्दू के शब्द होते थे, फारसी के शब्द होते थे, उसमें जो गूढ़ हिंदी है उसके शब्द होते थे। जो अब नदारत है, सामान्य बोलचाल के जो शब्द हैं, केवल उन्हीं को वो लिख रहे हैं। अब कोई जी, किताब लिखी जा रही है, अगर उसमें आपने 20 पेज केवल चाय का डिस्क्रिप्शन कर दिया, जी, तो क्या मतलब है उस चीज़ का? आपको कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है तो आपको शब्दकोश की ज़रूरत पड़ेगी। जी। क्योंकि आपको अपनी बात कहनी है तो आप बिना शब्दों के आप बात कैसे कह पाएँगे? नहीं कह सकते वही। क्योंकि आपको शब्दों की ज़रूरत है। क्योंकि जी, आपको बात कहने की मैं भी अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ तो मुझे शब्दों की ज़रूरत है। जी, अगर मेरे पास शब्द ही नहीं होंगे तो मैं क्या कहूँगा आपसे? हिंदी साहित्य में जो सबसे ज़्यादा जो पिछले 1 दशक में अगर किसी चीज़ का पतन हुआ है तो वो भाषा शैली का हुआ है। वो शब्दकोश का हुआ है। क्योंकि अगर किसी लेखक ने अगर अच्छे शब्दावली का यूज़ किया है तो उसमें लेखक की गलती थोड़ी है। वो पाठक की गलती है कि उसे वो नहीं आता। तो समझ में आपको नहीं हाँ, आता। आपको शब्दकोश उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जाते हो तब भी तो आप डिक्शनरी खोल के बैठते हो ना। जी, तब आप बिल्कुल। कंप्लेन क्यों नहीं करते? आप सलमान रुश्दी को जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते कि इनने बहुत हार्ड लिखा है? या सिल्डी सेल्डन को जब आप पढ़ने बैठते हो, आपने कभी कंप्लेन की? आपने नहीं। कभी कंप्लेन नहीं की होगी कि उन्होंने बहुत हार्ड लिखा है, क्योंकि आपको सीखना है वो। आप हिंदी क्यों नहीं सीखना चाहते? जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश सीखें, हिंदी नहीं सीखें। हिंदी को बस एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, वो भाषा नहीं रही है। हिंदी को हमारे विद्यालयों में केवल एक विषय बना दिया गया है कि जी, वो विषय है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जब मैं पढ़ता था तो इंग्लिश हमारे लिए एक विषय होता था, हिंदी भाषा होती थी।
तो उसका हमें गूढ़ अध्ययन करना पड़ता था, उसके लिए हमें व्याकरण पढ़नी पड़ती थी। आज की जो कविता है वो व्याकरण विहीन है, व्याकरण वो ग्रामर गद्य भी विहीन हो गई है, उसमें अब गद्य भी नहीं रहा, क्योंकि गद्य लिखने के लिए भी आपको शब्दकोश की जरूरत पड़ेगी। 2 लाइन में आप लिखकर आप कविता खत्म कर दे रहे हो, अब मैं उसे क्या बोलूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी देखा पूरे पेज पे सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन की कविता लिखी है, बिल्कुल और हर पेज पे आप यही कर रहे हैं 90 पेज की किताब बिल्कुल। में। रामधारी सिंह दिनकर जी, आदरणीय मुकुट बिहारी सरोज जी, जी आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी, इन लोगों की किताबें आज भी उतनी ही सार्थक हैं। वो इसलिए है कि उनमें कुछ तो है, भाषा उनमें एक शैली। शब्दकोश है, उनमें एक जी। भाषा शैली है, उनमें एक साहित्य है जो आजकल के लेखकों में नदारत है। उन्हें रातों रात ख्याति चाहिए। आजकल का जो नया लेखक है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे रातों रात बड़ा लेखक बनना है, जी उसके अंदर धैर्य नहीं है, उसके अंदर सहजता नहीं है। अगर आप उससे संवाद भी करना चाहते हैं तो वो उतना सहज नहीं है संवाद करने के लिए। आप सीनियर राइटरों के साथ जब भी आप जैसे मैं जब कोई सीनियर लेखक है उसके साथ फोन पे बातचीत करता हूँ तो 2 3 3 घंटे हमारा डिस्कशन हो जाता है। जी तो उनके पास डिस्कस करने के लिए चीजें हैं, नए लेखकों के पास वो चीज है ही नहीं, उनके पास शब्द ही नहीं है, उनके पास धैर्य ही नहीं है, उनके पास बहुत पेशेंस ही कम नहीं है। टॉपिक्स हैं लिखने के लिए। उनके पास थॉट प्रोसेस है लेकिन उनके पास धैर्य नहीं है, उनके पास संवेदनाओं की कमी है, वो उतने संवेदनशील नहीं बन पा रहे। वो संवेदनशील इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो सहज नहीं हो पा रहे हैं। आप जब 4 लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, आप 4 लोगों से संवाद करेंगे, तभी तो आप उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। वो आज का युवा करने से वो बच करने रहा नहीं है। है, बिल्कुल। क्योंकि लेखक को कंटेंट क्रिएटर बना दिया गया है। हाँ, वो क्योंकि जो 30 सेकंड का आजकल का हो गया है। क्योंकि उन्हें लेखक के अंदर एक जो नए लेखक हैं उनके अंदर एक हीन भावना भी डेवलप हुई है कि उस लेखक के 10,000 व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मेरे पास 500 ही है। हाँ, ये कंपैरिजन का जो कंपैरिजन, तुलना करना। तो जब उनके अंदर कंपैरिजन आता है, उन्हें कंपेयर किया जाता है। जी पाठक भी कंपेयर करते हैं कि जिस लेखक के पास 10 लाख फॉलोअर्स होते हैं उसकी किताब को वो प्रमुखता देते हैं, जबकि जिसके पास 500 फॉलोअर हैं वो लाख गुना अच्छा लेखक होता है, उसके पास संवेदनाएं होती हैं। तो आजकल का जो पाठक है उसको भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप किसे पढ़ रहे हो, वो क्या पढ़ रहे हो आप। जी आपको अपनी किताबों का चुनाव रील्स देखकर ना करते हुए उस किताब को पढ़ के करना चाहिए। क्या आपने जो किताब पढ़ी है वो उस लायक थी या नहीं थी। जी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आलोचनाओं का ना होना। क्रिटिसिज्म खत्म हो गया, क्योंकि जो रिव्यूअर्स हैं वो आलोचनाएं करने में डरते हैं, क्योंकि अगर वो आलोचना करेंगे तो पब्लिशर उन्हें किताब नहीं भेजेंगे, अगर पब्लिशर किताब नहीं भेजेंगे तो वो कंटेंट किस पे बनाएंगे, तो वो आलोचनाएं खत्म हो गई। अगर आप एक किताब की आलोचना नहीं करेंगे, आपने 10 किताबें पढ़ी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 किताबें आपको बहुत अच्छी लगी। जबकि आलोचना से ही साहित्य का जन्म होता है। साहित्य हिंदी साहित्य का जो पतन हो रहा है वो आलोचनाओं का ना होना उसका सबसे बड़ा कारण है, और उसके लिए पब्लिशर जिम्मेदार है। जी क्योंकि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर उनकी आलोचना कर रहा है तो वो उसे सोशल मीडिया पे उसका कोलैब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जी वो उसे किताबें देना बंद कर देंगे। लेखक आलोचना लेना नहीं चाहता कि अगर किसी लेखक की आलोचना अगर होती है तो वो उस कंटेंट क्रिएटर को किताब नहीं देगा दोबारा अपने, बिल्कुल कोई नहीं करेगा शायद, क्योंकि आलोचना कोई लेना ही नहीं चाहता। अगर आज 5 साल अगर लगातार और किताबों की आलोचनाएं फिर से शुरू हो जाएं जो एक दशक में होती थी, जी 2000 से लेके 2015 का जो सोशल मीडिया के पहले का दशक था, वहाँ किताबों की आलोचनाएं होती थी। वरिष्ठ समीक्षकों का अपना एक स्थान होता था, एक रिस्पेक्ट होती थी, लेखक भी समीक्षकों की रिस्पेक्ट करते थे। अब वो ना समीक्षक है, यही चीज है, वही है। तो हिंदी साहित्य का पतन हो रहा है। हाँ, क्रिटिसिज्म तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से और इसके लिए पब्लिशरों को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिशरों को अपनी किताबों की समीक्षाएं ऑनेस्टी के साथ करवानी चाहिए, और अभी उन्हें तो समीक्षकों को बोलना चाहिए कि नहीं आप ऑनेस्टी के साथ आप समीक्षा की। अगर किताब में अगर हमसे कोई चूक हुई है, अगर हमारे एडिटर्स से उस मनुस्क्रिप्ट को जज करने में कोई चूक हुई है तो वो समाज के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो रीडर एक स्टूडेंट जो 300 रुपये खर्च करके किताब को खरीद रहा है तो वो 300 रुपये उसके सार्थक होने चाहिए।
बिल्कुल। अगर वो एक ऑनेस्ट समीक्षा की समीक्षा पढ़ के उस किताब को लेने जाएगा तो उसे कुछ तो मिलेगा उस किताब में। जी, जो एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो एक पीएससी की तैयारी कर रहा है, कुछ तो लेके जाएगा वो। जी, कुछ तो उसकी सोच में बदलाव होगा, कुछ तो उसके जीवन में सुधार होगा, बिल्कुल। क्योंकि किताबें सुधारक होती हैं। वही, और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि हमें इससे जुड़ा कोई रिव्यू या कमेंट्री मिल जाए, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हम किताब पढ़ते हैं। आप किसी भी किताब के 100 रिव्यूज उठा लीजिए, आपको एक रिव्यूअर ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि इस किताब में ये कमी है, वही, क्योंकि उन्हें खुद को पता नहीं है कि उस किताब में कमी क्या है। क्योंकि आपको भी किताब की, क्योंकि इसमें समीक्षकों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि वो किताब को पढ़ते ही नहीं है उतने शिद्दत के साथ में। उनको किताब को पढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी अगर जगह बनानी है, एक अच्छे समीक्षक के रूप में अपना करियर आपको बनाना है, कि आपकी भी एक लेखक के समकक्ष अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको जी, समीक्षाओं में प्योरिटी और ऑनेस्टी लानी पड़ेगी। आपको किताब को पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको उस किताब की गलतियां बतानी पड़ेंगी, और किताब की गलतियों के साथ साथ आपको उसमें क्या सुधार होना चाहिए था, क्या सुधार करना चाहिए, वो भी आपको बताना पड़ेगा। केवल आलोचना करना ही सार्थक नहीं होता। एक बार में तो सामान्य बात भी हमें समझ में नहीं आती, और साहित्य तो फिर भी जी जी। परे की बात है। आगे मैं जानना चाहूँगी, आज के समय में जो लोगों की पढ़ने की आदत है, अगर हम 19वें या 20 दशक की बात करें या 20वें, उस टाइम के रीडर्स में अलग रीडिंग हैबिट्स थी। अभी आपने जैसे मेंशन किया, जी जी। आजकल के जो युवा हैं, वो रोमांच पढ़ना पसंद करते हैं या बिल्कुल। प्रेम पे जो कहानियाँ। तो ये कैसे बदला है, आपको क्या लगता है? 2015 14-15 का जो दौर था, जब सोशल मीडिया आई तो चर्चाएं हुई। जी, और जब किसी भी चीज की चर्चा होती है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। एक आप जिसको आइडियल मानते हैं, अगर वो कोई चीज आपको बताता है कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति की एक बहुत अच्छी चीज मुझे जो लगती है, वो लगती है उनका रीडिंग कल्चर, जी, जी। क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति किताब पढ़ता है और वो रिस्पेक्ट करते हैं। किताबों। इंडिया में जो सबसे जो गलत चीज मुझे वो लगती है कि समाज का लेखकों को रिस्पेक्ट ना देना। बिल्कुल। अगर कोई लेखक है, उसने कुछ लिखा है, तो उसके जो पड़ोस, उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, उसका जो मोहल्ला होता है, उसका जो शहर होता है, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और जो लेखकों को जो अभी तक जो रिस्पेक्ट मिली है, वो उनके मरने के बाद दी गई है। उनके जीवित कभी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। मुंशी प्रेमचंद जी प्रेमचंद की बात जब करें। जीवित थे तो शायद कोई किसी ने उन्हें उस दौर से नहीं देखा जो आज देखते हैं। कई लेखक ऐसे रहे जो जिनकी डेथ होने के बाद 1 या 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि वो एक्सपायर हो गए। जी। इवन मरणोपरांत जी जी। उन्हें साहित्य अकादमी और बहुत सारे पुरस्कार दिए भी गए हैं। नहीं, पुरस्कार मिलना एक अलग चीज है, साहित्य अकादमी द्वारा या भारत सरकार द्वारा या किसी एनजीओ जी, द्वारा, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग परिदृश्य है। एक लेखक को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए समाज से, बिल्कुल। और समाज तभी रिस्पेक्ट करेगा जब वो उस किताब को पढ़ेगा, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो आती है, जो पिछले जो 90 के दशक था, जो 21वीं शताब्दी के स्टार्टिंग का जो दौर था, वहाँ पे किताबें बहुत सीमित वर्ग के लिए रखी गई। जी, उनकी अनुपलब्धता सबसे बड़ी चीज रही। जो पुस्तकालय थे वो एक सीमित दायरे में रहे, किताबों की पहुंच एक बहुत सीमित दायरे में रही। जी। क्योंकि हमें अगर किताब खरीदनी होती थी तो हमें ग्वालियर जाना पड़ता था, या अपने भोपाल से, गाँव से। हाँ, या भोपाल से मंगानी पड़ती थी, या इंदौर से मंगानी पड़ती थी, या दिल्ली से मंगानी पड़ती थी, तो क्योंकि किताबों की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अमेजोन के माध्यम से आप कहीं से भी किताब मंगा सकते हैं। आप जो बुक स्टोर हैं, आप उन्हें वहाँ जाके किताब परचेज कर सकते हैं। आप इंक्लूडिंग उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। जी, आप पब्लिशर से डायरेक्ट किताब मंगा सकते हैं। जी, जी। किताबें एक्सेसिबल हुई हैं। तो मतलब ई-कॉमर्स की वजह से कहीं न हाँ कहीं बिल्कुल, ई लोग कॉमर्स की ज़्यादा वजह से अवेयर देखिए हुए 2 चीज़ें होती हैं, हैं। जी, डिमांड और सप्लाई। अगर सप्लाई चेन अच्छी है, डिमांड नहीं आ रही है, तो किसी मतलब की नहीं है। जी, और डिमांड अगर है और सप्लाई भी है, तो तो प्रोडक्ट एक कनेक्टिवली पहुंच जाता है। तो किताबों की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, हर जगह अवेलेबल हुई है, एक्सेसिबल हुई है, जगह जगह नई लाइब्रेरियाँ खुली, जी। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, लोगों ने किताब पढ़ना शुरू किया है। जब आपके पास वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी, तो आप उस पर आप कमेंट करेंगे, कैसे उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो जब वो चीज़ अवेलेबल हुई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया।
जी, एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफिकली लाइक रूरल एरियाज़ जी, की जी, अगर हम बिल्कुल। बात करें, क्योंकि शहरों में तो कहीं न कहीं मिल जाती हैं किताबें। जी। और अभी भी अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ तो किताबें नहीं मिलती, सिर्फ़ स्कूल या कोर्सेज़ से जुड़ी किताबें वहाँ नहीं, पे एक मिल पाती हैं। आजकल का जो यूथ है, उसने एक नया कल्चर डेवलप किया है। कॉफ़ी विद बुक। कॉफ़ी विद बुक, बिल्कुल, वो कैफ़ेज़ में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बिल्कुल। तो जो कैफ़े हाउस थे, उन्होंने किताबें रखना भी स्टार्ट किया। वो एक कल्चर बढ़ा और ये कल्चर धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है। जो टियर 1 सिटीज़ से निकल के टियर 2 सिटीज़ में पहुँचा और टियर बिल्कुल, 2 सिटीज़ से निकल के अभी टियर 3 और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे भी ये धीरे-धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। रीडिंग हाउसेस बने, रीडिंग क्लब्स बने, बुक्स कम्युनिटी में डेवलप हुई हैं। लोग जी, पार्कों में बैठ के किताबें पढ़ते हैं, किताबें हर पढ़ते संडे हैं। को इकट्ठा होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों के बारे में चर्चा करते हैं, वो उनके रील्स कट करते हैं। तो लोग बाग जुड़े हैं, साहित्य से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हों या हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हों, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। जी, तो एक प्रोडक्टिव जी, वो हमें ग्राफ देखने प्रोडक्टिव को हुआ मिलता है, है। उसमें बिजनेस भी बढ़ा है, जी, तो वो चीज़ भी महत्वपूर्ण है। तो अगले 10, 15 या 20 वर्षों में जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं, आप इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री को कहाँ जाते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कितना इंक्रीमेंट या कुछ देखिए, इंडियन होगा? पब्लिशिंग इंडस्ट्री तो नो डाउट ग्रो करेगी, लेकिन जी, हिंदी साहित्य नो डाउट डिक्लाइन की तरफ जाएगा। स्पेसिफिकली हिंदी, हिंदी की क्यों? किताबें धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। हिंदी साहित्य धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। हिंदी का लेखक धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। वो उसकी एक सबसे बड़ी वजह भाषा है, युवा क्योंकि परेशान। भाषा जो हमारी हिंदी भाषा है, जिसे मातृभाषा भी कहते हैं, जी, उसको उतना ध्यान अब उस पे नहीं दिया जा रहा है। ना उस पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना उस पे समाज ध्यान दे रहा है, ना उस पे कोई और ध्यान दे रहा है। कविता के नाम पे 2 लाइन कर दिए गए हैं। बिल्कुल। धीरे-धीरे वो 2 लाइन से वो उसमें इंग्लिश के शब्दों का एक बहुताया आ जाएगी उसमें। जैसे कि हम कुछ कंटेम्प्रेरी फिक्शन जब पढ़ते हैं, जो समकालीन लेखन है, समकालीन साहित्य है, जी, जी। उसमें हमें इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों का यूज़ होता है। बहुत सारे इंग्लिश के शब्दों का यूज़ होता है, जो एज़ इट इज़ होने लगा है। इंग्लिश एज़ अ जी, लैंग्वेज अभी इमर्ज हो रही है सच इमर्ज में। हुई है। हुँ। तो इस तरीके का जब साहित्य में जब शब्दकोश बढ़ेगा, तो वो हिंदी साहित्य के लिए बहुत खतरे की बात है। तो आपका मानना है कहीं न कहीं अंग्रेज़ी साहित्य और अंग्रेज़ी नहीं, लेखकों ने हिंदी अंग्रेजी साहित्य साहित्य नहीं, इसके फिर लिए ज़िम्मेदार पब्लिशर हैं। पब्लिशर जी। आप लेखक को बोलोगे कि नहीं साहब आप हिंदी के शब्दकोश का यूज़ कीजिए, जी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनने आपको मैन्युस्क्रिप्ट भेजी है, अगर उसमें 5 10,000 शब्द हैं या 20,000 शब्द हैं या 40,000 शब्द हैं, जी, अगर उसमें उसने 2,000 शब्दों इंग्लिश के शब्दों का यूज़ किया है ना, तो आपको उसे बताना पड़ेगा ना कि आप इनको हटाइए, जी, आप इसमें बिल्कुल, हिंदी के बिल्कुल। शब्दों का यूज़ कीजिए ना आप इसमें, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात जो है। हिंदी का पाठक होगा ना, वो हिंदी का शब्दकोश खरीदेगा, हिंदी का शब्दकोश रख के बैठेगा वो। और शब्दकोश भी नहीं खरीदेगा, वो तो गूगल पे डालेगा, सर्च करेगा, उसको मतलब मीनिंग उसका देख लेगा वो। जी, बिल्कुल। अगर उसको किताब पढ़ना है, अगर वो वास्तविक पाठक है। हाँ, क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी है। और जो आगे आजकल का जो जेन ज़ी है, जो युवा पाठक है, वो क्यूरियस है। हर शब्द के लिए हाँ, क्यूरियस है वो। जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे राइटर इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, उसमें हम जिन यंग लेखकों के साथ बातचीत करते हैं, उनको मेंटर करते हैं, उनके साथ हमारे लगभग लंबे समय तक संवाद होते हैं, पाठकों के साथ हमारे संवाद होते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तत्पर है। वो कहते हैं हमें शब्दकोश मिले तो, वो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन पढ़ेंगे तो तब जब आप पब्लिश करोगे। तो तो अगर आप पब्लिशर्स की ही इन जनरल इस बिल्कुल पे इनमें पब्लिशर्स की भी, अगर आपको हिंदी हिंदी जो पब्लिशर है, अगर उनको हिंदी साहित्य को वास्तव में बचाना है, जी, तो उन्हें हिंदी भाषा पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको ज़रूरत आगे है। रख के ही आपको अपना साहित्य आपको किताबों का चुनाव करना पड़ेगा। आपको अगर किसी भी लेखक ने आपको किताब भेजी, अगर आप उस लेखक को बोलेंगे कि आपको इस तरीके की शब्दकोश का भी यूज़ करना चाहिए, जी, तो अगली बार जब वो किताब लिखने बैठेगा, तो वो उस चीज़ का विशेष ख्याल रखेगा। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत। आगे आपके मैं जानना चाहूँगी जी, आपके जी। प्रकाशन संस्थान की भविष्य में क्या योजनाएँ हैं विचार प्रकाशन की? विचार प्रकाशन की जो आगे भविष्य में योजनाएँ हैं, वो यही योजना है कि लेखकों को एक ऐसा मंच दिया जाए, जहाँ उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े। जी,
उन्हें अपनी मनुस्क्रिप्ट को केवल ये जानने के लिए कि छपेगी ये नहीं छपेगी, उन्हें सालों इंतजार ना करना पड़े। बिल्कुल। उन्हें रिस्पेक्ट मिले, हर लेखक को मिले, हर किताब को मिले, जहाँ एक ऐसा सिनेरियो डेवलप किया जाए। पब्लिशर्स को भी एक दूसरे पब्लिशर से बात करनी चाहिए, उनको भी आपस में संवाद करना चाहिए, उनको भी चर्चाएं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिशर आपस में चर्चा नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, हम हिंदी का जो साहित्य है उसे एक नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाएंगे। जी। हम कंपटीशन कर सकते हैं, नो डाउट, हम आप कंपटीशन कीजिए, आप बेहतर साहित्य को लाने में कंपटीशन कीजिए। तो आप किताबों की सेल से ज्यादा किताबों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, उसका जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, उसका जो शब्दकोश है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो आप बेसिकली वही एम हाँ। है कि क्वालिटी। आज से 20 साल बाद आप क्या विरासत छोड़ के जाएंगे? आज जो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे जो विरासत में जो किताबें मिली हैं, जो मुझे जी। हरिशंकर परसाई जी, आदरणीय भुवनेश्वर उपाध्याय जी, परेश्वरनाथ रेणु जी, जी जी। आपके मुकुट बिहारी सरोज जी, इनकी जो विरासत मिली, हम क्या दे के जाएंगे? बिल्कुल कि हम आने हमारे वाली जो आने वाली जनरेशन है उसे जनरेशन क्या दे के जाएंगे? वो आज का जो इस दशक का जो 2020 के दशक का जो लेखक है, वो उसे क्या दे के जाएगा? जी जी। कि जब वो आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद, जब एक यंग जनरेशन, जो नई जनरेशन होगी, वो उस किताब को उठाएगी, तो वो मुंशी प्रेमचंद की गोदान को भी पढ़ेगी, बिल्कुल। वो नीलेश पाठक की आयत को भी पढ़ेगी, तो वो भी जरूरी अपना एक भी है। जजमेंट देगी ना कि हमें किसे पढ़ना चाहिए, और बदलाव कैसे आता बदलाव है कैसे पीढ़ी आए। दर पीढ़ी। आप हिंदी को नहीं बदल सकते, आप भाषा में सुधार कर सकते हैं, आप भाषा को सरल बनाइए, सहज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप कम से कम उसको सार्थक तो रहने दीजिए। आप भाषा को, भाषा की सहजता और सरलता के नाम पे आप उसका अर्थ ही खत्म कर दे रहे हैं। बिल्कुल। सुधार हुए, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जब आधुनिक हिंदी की शुरुआत हुई है, तो आधुनिक हिंदी में परस्पर सुधार होते चले गए, कविताओं में भी सुधार हुए, छंद मुक्त हुई, वो मुक्त छंद आया, उसमें बहुत से सुधार हुए हैं, लेकिन वो सुधारों की एक प्रोसेस रही। आपको टेक्निकली भी आपको उतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपको अगर कविताएं लिखनी है तो आपको कविताओं को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं एक 2 लाइन की कविता की किताब उठाता हूँ जिसमें 100 पेज है और उसमें 2000 शब्द है, अब मैं वो कविता लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या सीखूंगा उससे? बहुत कम मैं शायद क्या कुछ। सीखूंगा? जी। एक कविता की भी किताब है तो कम से कम 12,000 या 10,000 शब्द तो उसमें होने चाहिए। बिल्कुल। कविता कम से कम, आप ज्यादा नहीं लिख सकते तो इतना तो प्रयास कीजिए कि आप एक नए लेखक हैं, आप कविता लिखना चाहते हैं तो 1 पेज तो लिखिए, कोशिश तो करिए आप। जी बिल्कुल। अच्छा या बुरा वो बाद में डिसाइड होगा, आप कोशिश तो करिए, आप ट्राई तो करिए। बिल्कुल। अब हाँ, किसी कोरे पन्ने पे सिर्फ एक लाइन लिख देना, वही। तो आप उन्हें कविता कंसीडर कैसे? कविता सबसे ज्यादा पतन अगर हिंदी साहित्य में किसी चीज का हुआ है तो वो कविताओं का हुआ है। बिल्कुल। हाँ। आप रामधारी सिंह दिनकर की किताब के साथ में अगर आप किसी एक ऐसी कविता की किताब को रख के आप कह रहे हैं कि इन दोनों किताबों को आप पढ़िए जिसमें 2 लाइन लिखी हुई है, वही रश्मि रथी पूरी एक बड़ी किताब है जो एक ही कविता वही मैं है। कह रहा हूँ, वही वही। मधुशाला एक ही कविता है। बिल्कुल। क्या आज के उस तरीके की किताबें लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है, प्रकाशक छापना नहीं चाहे, कि बौद्धिक क्षमताएं तो कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते बल्कि हम। ज्यादा है। आजकल का जो युवा है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, उसे हर चीज को जानना है जी। और वो उसे कनेक्ट भी बेहतर तरीके से कर रहा है, क्योंकि रश्मि रथी क्या पढ़ी नहीं जा रही है, आज सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है। जी। मधुशाला सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक तो है। युवा पढ़ रहा है तो लिखना बिल्कुल पढ़ रहा लिख है। भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लिखेगा तब जब पब्लिशर उससे सवाल करेगा। जी। अगर हम 2 लाइन की किताबें छापेंगे ना तो वो क्यों मेहनत करेगा 10 लाइन की लिखने के लिए? जी। उसे किताब जल्दी में, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आजकल का जो युवा लेखक है ना उसके पास धैर्य नहीं है, जी। तो वो अगर 10 लाइन की उसे कविता लिखनी है तो उसके लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना पड़ेगा, उसे हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ना पड़ेगा, निराला उसे की निराला जी को पढ़ना पड़ेगा, उसे सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ना पड़ेगा, उसे मुकुट बिहारी सरोज जी को पढ़ना पड़ेगा। जब वो इनको पढ़ेगा तभी तो वो लिख पाएगा। जी। अब वो 2 लाइन की कविता पढ़ रहा है, अब वो कैसे कल्पना कर लेगा कि मैं 20 लाइन की कविता लिख दूंगा? नहीं संभव है, क्योंकि उसके लिए शब्दकोश की क्योंकि हम जरूरत जितना पड़ेगी, पढ़ते हैं उससे कम ही लिख पाते हैं। शब्दकोश। जी। क्योंकि आपको शब्दकोश तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको शब्दकोश, ऐसा शब्दकोश जो सरल हो, सहज हो, जी। उसके लिए आपको किताबें तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको लिखना है, आपको लेखक बनना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा और आपको सार्थक पढ़ना पड़ेगा।
आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो आधुनिक हिंदी है। आप नई वाली हिंदी पढ़ने के बाद आप ये क्लेम करो कि मैं लेखक बन जाऊंगा, नहीं बन पाएंगे आप। अगर आप लिख भी देंगे तो 6 महीने आपकी किताब मार्केट में रहेगी, उसके बाद कोई नहीं पढ़ेगा उसको। जी किताब आती है, 2 महीने इंस्टाग्राम पे उसकी रील कट होती है, क्योंकि प्रकाशक को किताब बेचनी है, हम उसका प्रमोशन करेंगे, जी हम पेड प्रमोशन कराएंगे, किताब को एक हाइप देंगे, 6 महीने बाद उस किताब को कोई नहीं पूछेगा, वो मार्केट से 1 साल बाद हम उसे छापना भी बंद कर देंगे, क्योंकि वो बिक नहीं रही होगी। जी क्योंकि किताब तभी बिकेगी जब वो सार्थक होगी। लंबे समय तक अगर किताब आपकी मार्केट में रह रही है तो इसका मतलब है आपने कुछ तो सार्थक लिखा। हाँ, इसीलिए प्रेमचंद को अभी तक लोग पढ़ते हैं। उन्होंने सार्थक लिखा है। जी प्रेमचंद जी को उनकी इतना रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य में, पितामह कहा जाता है उन्हें, इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने सार्थक लिखा है, किसी मोटिव के साथ लिखा है उन्होंने। बिल्कुल। आजकल के जो लेखक है उनके पास मोटिव ही नहीं है, जी क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। उन्हें पहले पढ़ना पड़ेगा, उन्हें व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कविता आपको लिखनी है तो आप रसों का ज्ञान होना आपके लिए जरूरी है। आपको अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, आपको छंद पढ़ने पड़ेंगे। भले ही आप छंदयुक्त कविता ना लिखें, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको सीखना तो पड़ेगा। बेसिक नॉलेज बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए पड़ेगी, जी क्योंकि कविता में भी रस होते हैं। आपको वियोग में लिखना है तो वियोग रस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको करुण रस में लिखना है तो करुणा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जी क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा आप शब्दों में कैसे लेके आएंगे। अगर आपको उपमा अलंकार के बारे में पता नहीं होगा तो उपमा कैसे देंगे आप शब्दों में कैसे परोएंगे अपने भावों को। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको सीखना तो पड़ेगा। आप बिना पढ़े बिना सीखे आप लिख नहीं पाएंगे, जी और एक लिखेंगे भी अच्छा तो वो पाठक। सार्थक नहीं होगा। वही मतलब एक अच्छा पाठक ही एक अच्छा लेखक बन सकता है। नहीं, अच्छा पाठक एक अच्छा लेखक नहीं बनता। एक अच्छा लेखक हमेशा अच्छा पाठक होता है। जी आप अगर अच्छा पाठक हैं तब आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं और अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप जी अच्छा पाठक बनिए पहले। जिस दिन आप एक अच्छा पाठक बन जाएंगे आप में वो गुण डेवलप होने लगेंगे, क्योंकि जो लेखक होता है वही सबसे ज्यादा पढ़ता है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी एक जर्नी होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी आखिर में मैं यही, क्योंकि मैं खुद बीएचसी इंडिया जो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता जी है जी पढ़ने जी के लिए, उसी की तरफ से यहाँ बैठी जी हूँ। जी। तो आप ऐसी पहलों को कितना कारगर मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं रीडिंग कल्चर को डेवलप कर रही है, जैसे बुक इन हैंड कैंपेन? तो आपका क्या मानना है इस जो बारे में? पहली बार मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें देखी जी कि किताबें हैं, और ऐसी किताबें हैं और ऐसे पाठकों के लिए हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं कर सकते, जी लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो बीएससी कर रहा है या और भी जो लोग कर रहे हैं, विचार प्रकाशन हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा है, बहुत चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हम लोगों का पूरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा, और इस तरीके की मुहिम हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में, हर तहसील में, और इंक्लूडिंग ग्रामीण क्षेत्र में भी इस गाँवों तरीके तक की होनी पहुँचना चाहिए, चाहिए। क्योंकि ग्रामीण युवा भी अब उतना ही जागरूक है, वो भी पढ़ना चाहता है, वो भी मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना चाहता है, जी वो भी शिल्डी सेल्डन को पढ़ना चाहता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को, हर संस्था को भी सपोर्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए, पब्लिशर्स को भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम बल्क में किताबें छापते हैं, अगर हम 100 किताबें, 200 किताबें या 500 किताबें, अगर इस तरीके का कोई कैंपेन है, अगर वहाँ डोनेट भी करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। जी क्योंकि कुछ लिपि मुझे लगता है बची भी रह जाती हैं, ऐसा बिल्कुल है। रहती हैं, हमेशा रहती हैं। वही हम जब बल्क प्रिंटिंग कराते हैं किताबों की, तो अगर उसमें से हम 50 किताबें अगर डोनेट कर भी देंगे, इंक्लूडिंग लेखक को भी खुशी होगी। बिल्कुल अगर हम लेखक बिल्कुल। से भी कहेंगे कि हम 100 किताबें आपकी डोनेट कर रहे हैं, तो लेखक खुशी खुशी अपनी रॉयल्टी भी दान कर देगा। वो कहेगा नहीं आप हमें 200 की कम दे देना, लेकिन आप 100 किताबें डोनेट कर दीजिए, क्योंकि वो हाँ पढ़ेगी, वही वो पाठक के पास पहुंचेगी वो किताब, लोगों तक तो लोगों पहुंच तक रहा है वो पहुंचेगी, क्योंकि मैसेज कहीं ना लेखक कहीं। लिखता किसके लिए है? लेखक कभी पैसे के लिए नहीं लिखता, और जो पैसे के लिए लिखता है वो लेखक नहीं हो सकता। वो लोगों के लिए लिखता है। वो लोगों के लिए लिखता है, वो समाज के लिए लिखता है, क्योंकि वो संवेदनशीलता के साथ लिखता है। क्योंकि एक लेखक के लिए संवेदनशील होना, सहज होना और स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी होता है, जी क्योंकि जिनके पास ये गुण रहे हैं उन्हीं की किताबों की आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी आपने शायद पास के बारे में सुना हो, पास एक पंजाब के लेखक हुए हैं। जी मैंने सुना है पास। उन्होंने जो लिखा है वो जितने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ लिखा है जी उतना किसी दूसरे लेखक से नहीं है। इंक्लूडिंग उन्होंने ये तक लिखा है अपने लेखन में कि मुझे एक बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, क्योंकि मैं सत्य लिख रहा हूँ। जी आजकल का जो लेखक है वो उस चीज से बचना चाहता है,
हाँ, वो सत्य नहीं लिखना challenges नहीं चाहता, लेना चाहता। चैलेंजेस नहीं लेना चाहता। हमारे पास मनुस्क्रिप्ट आती हैं, कुछ कविताओं की, कुछ सामाजिक परिदृश्य की, तो लेखक का सबसे पहले क्वेश्चन होता है इस पे विवाद तो नहीं होगा। मेरी कविता अगर बाहर जाएगी तो इसमें विवाद तो नहीं हो जाएगा। तो आपको डर है तो मत लिखिए। वही। और क्योंकि विवाद तो होगा। नहीं, कभी विवाद नहीं होते, फिर आलोचनाएं क्या? आलोचनाएं होती हैं। आलोचना आपको लेने सीखनी पड़ेगी। आप आलोचना लीजिए। अगर आपने किसी को बुरा कहा है तो वो भी सामने वाला आपको बुरा कह सकता है ना, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जी। आपको अपना स्वाभिमान अपने को ताक पे नहीं रखना पड़ेगा आपको। अगर आप स्वाभिमानी आदमी हैं, आप स्वाभिमान के साथ और लिख रहे हैं, आलोचनाएं डिसरेस्पेक्ट नहीं होती, कभी नहीं बिल्कुल होती। नहीं होती, वो वो अपमान तो आपके नहीं सुधार है। के लिए बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल। क्योंकि जब तक आलोचनाएं हुई हैं तब तक बेहतर साहित्य लिखा गया है। जिस दिन से आलोचनाएं बंद हुई हैं पिछले 1 दशक से, बेहतर साहित्य नहीं है। चाहे वो साहित्य अकादमी में जितनी भी किताबों का पुरस्कार दिया है, आप 1995 से लेके 2010 तक की किसी भी किताब को उठा के देखिए, उससे बेहतर किताब है। बिल्कुल। जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनसे बेहतर किताबें हैं जो 2 दर्जे की किताबें हैं, क्योंकि तब आलोचनाएं होती थी, लेखकों के अंदर डर था। जब आलोचना ही नहीं होंगी तो लेखक के अंदर डर ही नहीं रहेगा, मैं कुछ भी लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, प्रकाशक को मैं पैसे दे दूंगा, वो छाप दे, तो बेहतर साहित्य आ ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे हिंदी साहित्य का पतन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। थैंक यू। तो अभी हमने जाना अमित जी से कि कैसे पब्लिकेशन इंडस्ट्री काम करती है और हिंदी साहित्य किस तरह से बदलता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका आपका, आपने हमें अपना कीमती समय हमें दिया और हमें बहुत सारी बातें प्रकाशन जी, क्षेत्र जी। से जुड़ी हुई बताई। थैंक यू। धन्यवाद।